रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग जानते हैं इस वक्त पूर्व रियासत जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल पूरे जोरों शोरों पर है। हालांकि कोरोना है लेकिन फिर भी राजनीतिक सरगर्मियां अपने पूरे चरम पर हैं। पिछले दिनों आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिनमें एक नेता, एक युवा चेहरा हम कह सकते हैं, वो बार बार एक ही नेता की गतिविधियों पर, एक ही नेता की पॉलिसीज पर, एक ही नेता के कामों पर तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं। बात कर रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी की। चौधरी लाल सिंह मंजे हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। एमपी भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, अब अपनी पार्टी बना चुके हैं। एक युवक राजेंद्र जायसवाल, हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया। आज उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों बार बार कठुआ की बदहाली के लिए, पहाड़ी क्षेत्र की बदहाली के लिए सिर्फ लाल सिंह को निशाना बनाया जाता है। उन अन्य नेताओं पर क्यों कोई भी टिप्पणी नहीं की जाती जिन्होंने कठुआ से, पहाड़ी क्षेत्रों से सत्ता सुख भोगा, मिनिस्ट्रियां देखी और अपने कई फायदे देखे, लेकिन जनता का विकास नहीं किया। आखिर क्यों? ये इस सवाल का जवाब राजेंद्र जायसवाल जी से लेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, काफी सारी वीडियोस आपकी शेयर होती हैं सोशल मीडिया पर, हमने भी कई दफा उन वीडियो को चलाया है जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ चौधरी लाल सिंह पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं कि उनकी वजह से बनी बसोली बदहाल है, लोग परेशान हैं। क्यों बाकी नेता आपको नहीं दिखते? धन्यवाद ईशान जी। तो इसका जवाब जो है वो बड़ा ही, आपने खुद ही जो है इसका जवाब भी दे दिया अपने सवाल में ही। आप मुझे ये बताओ कि आप सवाल किससे करोगे? आप सवाल उसी से करोगे जिसने वहाँ पे राज किया है जी। जब आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 साल राज किया और जब उसकी बदहाली का जो अभी आप आंकलन करते हो, तो आपको जो सवाल पूछना है तो वो उन्हीं से पूछोगे। आप किसी और नेता से तो सवाल नहीं पूछोगे। तो इसलिए जो 25 साल का जवाब है वो हम उनसे मांगते हैं। हम सिर्फ सवाल ही पूछ रहे हैं। हम उनको गलत, आपने मेरी वीडियोस देखी, हमने उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की, हमने सिर्फ सवाल पूछा है। तो लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक तो है ही है। और जब हम पीछे जाते हैं तो मेरी सिर्फ उनसे इतनी नाराज़गी है कि 25 साल में उन्होंने जो विकास किया नहीं किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा जो गुस्सा हमारा उनके प्रति है वो ये है कि उन्होंने हमारी जो लोकल लीडरशिप थी उसको डेवलप नहीं होने दिया। उनके मैं पीछे एक और इंटरव्यू सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि मैंने जो है, मेरी लीडरशिप में जो है, मैंने पहाड़ी लोगों को बोलना सिखाया है। जब मैं यहाँ पे आया तो लोग बोलते नहीं थे, एक दूसरे से डरते थे। तो भाई साहब, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, तो फिर तो ये भी वो बात कहेंगे कि बसोली पेंटिंग जो है वो चौधरी लाल सिंह जी ने बनाना सिखाई बसोली वालों को, उन्होंने सिखाई होगी। हमारा इतिहास है बसोली का, यहाँ से लीडर निकले हैं, यहाँ से आर्टिस्ट निकले हैं। अच्छा, ये भी मैं कहूँगा कि जो हमारी जो पश्मीना और शॉल की जो इंडस्ट्री है, जो हमारे गद्दी भाई जो बनाते हैं, ये भी इन्होंने उन्हीं को सिखाया कि कैसे बनाते हैं उसको। हमारा इतिहास था, आपने उसको दबाने का काम किया है, आपने उसको मैनिपुलेट करने का काम किया है, आपने वहाँ की लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया है। आज क्यों जो लोग हैं, जब आप वहाँ से हटे हो, जब आपका राज वहाँ पे नहीं है, तो लोग बोलना शुरू किए हैं। मेरे जैसे युवा जो है बोल रहे हैं, मेरे जैसे कई लोगों ने वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? आपके राज में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई साहब, आपने किसी को बोलने की आज़ादी ही नहीं दी। आपका जो बात करने का तरीका था, आपने डरा के रखा वहाँ लोगों को। तो ये हमारा उनसे एक ये कहता हूँ कि हमारी थोड़ी सी नाराज़गी उनसे है। वो हमसे बड़े हैं, हम उनको चौधरी साहब ही कह के बुलाते हैं। तो इसमें मेरा कोई पर्सनल मतभेद नहीं है, या हमारी पार्टी का उनसे कोई पर्सनल मतभेद नहीं है। थोड़ी सी शिकायत थी जो हमने उनको, आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, डॉक्टर निर्मल सिंह, पूर्व स्पीकर, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, वो भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। वो भी बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने हुए नुमाइंदे थे, उन्होंने वहां चुनाव लड़ा। उनके कार्यकाल में बिलावर आज भी उसी स्थिति में है। आज भी बिलावर के साथ लगते हुए जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, आज भी पालकियों में मरीजों को पहुंचाया जाता है। आज भी लोग सड़क व्यवस्था के लिए, बिजली व्यवस्था के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए परेशान है।
क्यों आपको डॉक्टर निर्मल सिंह का वो टेन्योर नहीं याद आया? क्यों उनके खिलाफ आपका एक भी वीडियो नहीं आया? क्यों आपने एक रियासत के पूर्व उप मुख्यमंत्री से सवाल नहीं किए? मान लेते हैं कि 25 साल लाल सिंह ने राज किया, क्यों 3 साल का टेन्योर वो याद नहीं आया? क्यों डॉक्टर निर्मल सिंह से सवाल नहीं करते आप? क्योंकि वो इन सत्ता में भी रहे। इसका जवाब मैं आपको देता हूं और इसमें हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे क्योंकि दिमाग में कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है जी। तो मैं उस वीडियो में आपको पहले ही ये बात बता चुका हूं, अपनी सारी जनता को ये बात मैं दोबारा से बताना चाहता हूं कि आज बिलावर और बसोली में 20 साल का अंतर है। बिलावर में जो काम हुए हैं, आज जो इंडोर स्टेडियम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है हमारे बिलावर में उन्होंने बनवाया, जो देवल का जो रोड था, जो मेन पॉश लोकेलिटी है वहाँ की, उस रोड को उन्होंने डबल कराया। माँ सुकराला देवी का जो रोड है उसको उन्होंने डबल करवाया। आज नेशनल हाईवे निकल रहा है आपका दयालाचक से, जबकि कांग्रेस के राज में सबसे बद्दा कंडीशन थी उस रोड की, तो उसको बनाने वाले हमारे निर्मल सिंह जी हैं। अपने 3 साल के टेन्योर में उन्होंने वो काम करके दिखाए हमारे बिलावर में। और जो सिर्फ बिलावर के लिए मैं कह रहा हूं, उनके साथ एडजॉइनिंग एरिया थे, बनी बसोली को वो भी करीब से जानते थे क्योंकि वो उस पहाड़ी क्षेत्र से ताल्लुकात रखते थे। क्यों उनके साथ अन्य क्षेत्रों को क्यों नहीं विकसित करवाया गया? अगर उनको पता था कि उस टेन्योर में बसोली बनी का बुरा हाल हुआ है, तो क्यों उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उन एरिया को क्यों नहीं डेवलप किया? क्या सिर्फ महज वोट बैंक के लिए ही बिलावर को संवारना था? देखिए, डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, वो थे अपने बिलावर के, वो थे एमएलए थे जी। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलावर की थी। जब डिप्टी सीएम थे तब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडजॉइनिंग एरियाज के लिए भी बनती थी। एज अ डिप्टी सीएम उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरे जेएंडके के लिए थी। तो वो क्यों, वही तो सवाल आपसे है कि आपने चौधरी लाल सिंह से सवाल तो किए, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह से क्यों नहीं किए, जो डिप्टी सीएम रहे, जो पूर्व स्पीकर रहे, जो उनके पास उस समय ताकत थी, जो उस समय उनके पास उनकी कलम की ताकत थी, वो अपने बनी बसोली बिलावर और उसके एडजॉइनिंग पहाड़ी क्षेत्रों का मनचाहा विकास करवा सकते थे। उनसे सवाल क्यों नहीं? उनसे सवाल इसलिए नहीं क्योंकि जितना वो काम कर सकते थे वो उन्होंने किया। वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है जी। जो 3 साल में उन्होंने पूरी स्टेट की जो स्टडी की, जो 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट चलाई, उसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। भाई साहब, जिस तरह से आज पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, ये उन्हीं का बनाया हुआ रोड मैप है सारा। आज आप टनल के काम चल रहे हैं, आज आपके एक्सप्रेस वे जो है वो अलॉट हो रहे हैं, तो ये उसी कार्यकाल का किया हुआ काम है, उसी दिशा में उन्होंने काम किया, जो उसका रिजल्ट जो है आज आपको मिल रहा है। मतलब एक्सप्रेस हाईवे टनल का सारा श्रेय आप डिप्टी सीएम को देंगे? वो डिप्टी सीएम रहे हैं, जितनी भी Why not CM? महबूबा मुफ्ती को भी आप श्रेय दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि वो सीएम थी। महबूबा मुफ्ती, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिप्टी सीएम ने भेजा और हो गए, सीएम का भी योगदान रहा होगा। हम आपका क्या देखते हैं? हम उस पे भी, उस मैटर पे भी आते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि जो जम्मू की, क्योंकि जम्मू के डिप्टी हमारी जम्मू की तरफ से हमारे डॉक्टर साहब थे, तो इन्होंने जम्मू के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क की वो डॉक्टर साहब ने की। और मुफ्ती का तो आपको पता ही है, उनका तो सारा कश्मीर सेंट्रिक सारा काम रहता है। तो सीएम को नहीं, सुनिए आप मेरी बात, आप पहले पूरा जवाब जो है नहीं, आप बातों को घुमा रहे हैं। वो सीएम पूरे जम्मू कश्मीर की थी। देखिए, वो सीएम सिर्फ जम्मू कश्मीर की नाम के लिए थी। वो सिर्फ जो सीएम थे वो हमारे सिर्फ कश्मीर के लिए थे। उनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो था वो सारा कश्मीर के लिए था। तो उनसे लड़के जो काम हम यहाँ पे लेके आए वो हमारे डॉक्टर साहब लेके आए। उसके बाद जो श्रेय मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को देता हूं, जिन्होंने जो था उस पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो था वो काम किया, और आज भी जो उसका रिजल्ट है हमें देखने को मिल रहा है। आज जो हम डोगरा जो जम्मू की जो बात कर रहे हैं, जो जम्मू में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये भाई साहब बीजेपी का देन है, ये कांग्रेस या आपके किसी और पार्टी की देन नहीं है। ये बीजेपी की आप बार बार बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट होती है कि आप सिर्फ राजनीतिक से प्रभावित होकर सिर्फ चौधरी लाल सिंह को निशाना बनाते हैं, क्योंकि आप बीजेपी का एक हिस्सा है और बार बार आप उन्हीं का गुणगान करते हैं। जिस समय जम्मू की अभी मौजूदा हालातों की बात करें, हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, यहां तक वो सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ है, एलजी प्रशासन के खिलाफ है और वो अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन आप बार बार सरकार का गुणगान करते हैं और अपोजिशन में बैठे हुए नेताओं को टारगेट करते हैं। ऐसा देखिए, ये सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूं, आप बार बार उस नेता का नाम क्यों ले रहे हो जिसने हमारे बसोली की बर्बादी में जो था पूरा, वही आपसे जानना चाहता हूं। आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप भी मीडिया की तरफ से हैं, तो आप कोई पक्षपात जो है वो नहीं रखना। हम पक्षपात नहीं कर रहे, लेकिन अक्सर लोगों का ये कहना है, हमारा ये कहना है, हम भी लोगों से जब मिलते हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ अपोजिशन के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है भाजपा के नेताओं द्वारा, कि उन्होंने नहीं किया, सब हमने किया है। आपसे ही जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कि आपको लग रहा है कि तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई, समय बदल गया?
बिल्कुल, जो आपकी लास्ट की एक लाइन है, तकदीर भी बदल गई, समय भी बदल गया, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो आने वाली जनरेशन हमारी जो है, मौजूदा हालात में क्या है, मौजूदा हालात में बच्चे सड़कों पर हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं, स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर हैं, युवा बेरोजगार हैं, वो भी सड़कों पर हैं। देखिए ये क्या यही अच्छे दिन थे जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं? सिर्फ आपके द्वारा बनाई हुई मैं इसको बात कह सकता हूँ, ना युवा सड़कों नहीं, आंकड़े महिला आप मुझे बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स हड़ताल पर थे, एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर थे, बिजली, अगर आप जम्मू कश्मीर में बीते दिनों रहे हो तो आपने भी 2 दिन अंधेरे में काटे होंगे। बिजली विभाग के कर्मचारी छुट्टी कह सकते हैं हड़ताल पर थे, बिजली गुल थी, क्या वो विरोध नहीं था? क्या देखते हैं? देखिए, विरोध कौन सी सरकार में नहीं होता, जब कांग्रेस की सरकार की तो विरोध नहीं था। देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, और सबसे बड़ी बीजेपी की, भारतीय सरकार की ये बात है, हमारी जो सरकार जो सेंटर में बैठी है, कि वो हर आदमी को मौका देती है अपनी बात कहने का, हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का मौका देती है। किसानों ने प्रोटेस्ट किया, किसान मरे, 750 किसान शहीद हुए, सरकार ने मौका नहीं दिया। यहाँ आप गलत धारणा बना रहे हैं, उन्हें रोका गया, बैरिकेड लगाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस इस्तेमाल किए गए, कह सके थल बल साम दाम दंड भेद सभी अपनाए गए, लेकिन किसान जीत कर लौटे हैं 1 साल बाद। देखिए, किसान, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ जी, ठीक है। किसान सिर्फ पंजाब में या किसी उससे सटे हुए इलाकों में नहीं है, बस किसान पूरे हिंदुस्तान में है। तो किसान जो हैं, किसानों का जो आंदोलन था, उसको जो बिल्कुल सही तरीके से निपटा है मोदी सरकार ने। इंटरनेशनल लेवल पे भी इस बात की चर्चा है कि कितने सही तरीके से जो है इस आंदोलन को जो है एक नई दिशा जो है भारतीय सरकार ने जो है वो दी है। तो ये पहला, इतिहास में ये पहली बार हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे माफ़ी मांगी और वो कानून जो थे वो अपने वापस, गलती का एहसास हुआ, गलती नहीं थी। उसके साथ अगर आप उनकी पूरी स्पीच सुनोगे तो उन्होंने ये कहा कि हम पूरे किसानों को समझा नहीं पाए, हम पूरे किसानों को समझा नहीं पाए, जबकि वो जो कानून थे वो देश विरोधी या किसान विरोधी कानून नहीं थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की वजह से जिन्होंने उनको उकसाया, बोले वाले किसानों को उकसा के जो है वो देश का नुकसान किया, लेकिन फिर भी बहुत तरीके से जो था उस सिचुएशन को हैंडल करके जो है आज जो है सारी स्थिति को संभाला। जायसवाल जी, राष्ट्रीय मुद्दों पर ना जाते हुए अगर हम जम्मू कश्मीर के चुनिंदा मुद्दों की बात करें, जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पूरे देश से सबसे ज्यादा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पर सबसे गरीब जूटी है, क्या देखते हैं? देखिए, मैं बेरोजगारी की बात पे जरूर बोलूँगा, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं खुद जो हूँ एक युवा हूँ, तो ये चीज़ मुझे भी इफेक्ट करती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने अफसर अभी इस समय मौजूदा सरकार में हैं अपना काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं भी आज अपना काम कर रहा हूँ, मैं भी एक स्टार्टअप करके बैठा हुआ हूँ, और इतनी आसानी से आप काम कर सकते हो, ये आज पहली बार जो है हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आज हमारा कोई भी नौजवान जो है, शायद आपने जो स्कीमें जो सेंटर की हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया है, पता है आज आप जो है कोई भी हमारा युवा जाके 10 लाख का जो लोन है अपने डॉक्यूमेंट देके प्राप्त कर सकता है। अगर उसमें क्षमता है तो वो काम खुद स्टार्टअप भी कर सकता है और दूसरों को भी रोजगार दे सकता है वो। तो इस तरफ जो है हमारे युवा जा रहे हैं। आप बैंकों के डेटा लेके देखिए कि कितने लोग जो हैं लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आज ये जो लोग लोन अप्लाई करेंगे, अपना काम खोलेंगे, तो आने वाले बीते वर्षों में ये जो समस्या है इस पे जरूर जो है वो इसका जो है वो हल किया जाएगा। दूसरी गरीब जूटी है सबसे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दूसरी, क्या आज तक जम्मू कश्मीर में सरकारें नहीं थी? आज तक जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा बेरोजगार जूटी नहीं हुई? आज तक जम्मू कश्मीर गुर्बत में दूसरे नंबर पर नहीं आया? क्या देखिए, इसका मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि देखिए, पूरे हिंदुस्तान में यूटी तो ये अभी बनी है जी, ठीक है। ये जो गरीबी है ये आज 1-2 दिन में पैदा नहीं हुई है। गरीबी को पैदा करने में जो है 70 साल का जो आंकड़े 2021 के हैं, 2021 सुनिए, 2021 से पहले आंकड़े हर वर्ष आते हैं, लेकिन कभी भी इस सूची में जम्मू कश्मीर नहीं आया। मैं आपको, आप मेरी बात को पूरी तरह जी सुने नहीं आप शायद जी। देखिए, कोई भी जो नीतियां होती हैं सरकार की, वो 1 दिन में या 2 दिन में उसका रिजल्ट नहीं आता है। पिछले 70 वर्षों में जो कांग्रेस और अब्दुल्ला की सरदार ने जो नुकसान किया है हमारे JNK का, तो उसकी जो भरपाई अभी बीजेपी कर रही है, तो इसका जो असर है ये आपको आने वाले 1-2 सालों में दिखेगा। और ये जो आप आंकड़े अभी बता रहे हैं, ये आंकड़े जो है जरूर जो है इन पे काबू पा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो रियल एस्टेट समिट हुआ, वहां पर MP जो हमारे कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका बयान था कि गुजरात से लाखों लोग आकर यहाँ पर लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के युवा को क्यों नहीं मौका देना चाहिए? क्यों
बाहर के लोगों को यहाँ पर रोजगार के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के युवा में क्षमता की कमी है, या फिर सरकार नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए? देखिए, उनका जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया। नहीं, उन्होंने खुद बोला। नहीं, सुनिए उनकी जब आप पूरा बयान सुनोगे तो उसका जो मायने है वो अलग है। और रही बात जो बाहर से आगे जो ये शब्द आप यूज करते हैं कि लोग बाहर से आ रहे हैं, ये बाहर वाला शब्द हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान एक है, बाहर से यहाँ कोई नहीं है। पंजाब भी हमारा है, गुजरात भी हमारा है, और हम भी पंजाब और गुजरात के हैं, तो इसलिए बाहर का कोई नहीं है यहाँ पे सब जो है सब। सुनिए, ये कंसेप्ट जो हमारे दिमाग में जबरदस्ती कुछ लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये बाहर से आ रहे हैं। आप मुझे बताओ, ये क्या अमेरिका से आ रहे हैं? ये हमारे ही देश के बंदे हैं ना। अगर मैं जाके पंजाब में काम कर सकता हूं तो पंजाब का आदमी यहाँ के काम क्यों नहीं कर सकता है? और उसके पास क्षमता है तो वो दिखाए अपनी क्षमता। आज हम जो है यहाँ बैठ के हम अपना जो काम अगर मेरे को पठानकोट में भी शुरू करना है तो मैं कर सकता हूं। तो पंजाब वाले तो ये नहीं कह रहे कि लोग बाहर से आ रहे हैं, तो इसलिए ये नैरेटिव हमें चेंज करना पड़ेगा। बाहर का यहाँ कोई नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और यहाँ पे रह के काम करेंगे। हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये देश एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यही कहना। बिल्कुल। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है तो आपको ये मालूम होगा, अगर आपने इस चीज पे जानकारी हासिल की हो, कि आज भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया में 8 से 11 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास स्पेशल प्रोविजंस हैं, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट। क्यों एक ही देश में अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग विशेष प्रावधान है? क्यों सभी स्टेटों के दर्जे बराबर नहीं किए जा रहे? देखिए, इसके पीछे का जो कारण है, जो पिछले जो सरकारें रही हैं उन्होंने हालात के हिसाब से अब सब एक मिनट मौजूदा जायसवाल साहब, मौजूदा हालात आप सब कुछ पिछले 70 सालों पे नहीं थोप सकते। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अगर सुनिए, 70 सालों में उन्होंने अच्छा नहीं किया तो देश की जनता ने कांग्रेस को बाहर फेंका राजनीति से, उनको टोटली खत्म कर दिया था एक समय पर। 2014 के चुनावों में आपने भी देखा, हमने भी देखा। अगर वही राग बार बार गाए जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम एक हेल्दी डिबेट कर पाएंगे। नहीं, सुनिए, बात सुनिए ना। आप जैसे आपने कहा कि जो स्टेटस अलग अलग रखा हुआ है जी, तो हिमाचल में 371 है। हाँ, तो ये पिछली सरकारों का ही किया हुआ है ना, तो वो क्यों नहीं हटा सकी भाजपा? वो भी हटाना चाहिए। अगर एक देश है, एक संविधान है, एक विधान है, एक प्रधान है, तो संविधान भी सभी राज्यों के लिए होने चाहिए। जिस काम के लिए उसको जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिस दिन वो उसकी जो उसका जो वो रिजल्ट है वो अचीव हो जाएंगे तो उसके बारे में सोचा जाएगा। उसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि इसको हटाया जाए। नहीं, देखिए ना, जब जिस कार्य के लिए उसको लगाया गया है, जब वो प्रोविजन उसका है ही प्रोविजन नहीं है उसको हटाने का, वो सरकारें जो है विद द टाइम जो है वो फैसला लेंगी सरकारें। जैसे 370 का यहाँ पे था, तो जब टाइम आया तो उसको हटाया ना। लेकिन उसमें प्रोविजन नहीं है, उसको नहीं हटा सकते। वो विद रिस्पेक्टेड टू द लैंड है। अगर हिमाचल में कोई जमीन नहीं ले सकता तो फिर जम्मू कश्मीर के रास्ते क्यों खोल दिए गए? देखिए, क्यों इसमें बाहरी बात ना की? मैं आपकी इस बात का बिल्कुल क्लियरली से जवाब देता हूं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। देखिए, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन में फर्क है, हमारी डेमोग्राफी में फर्क है। किस तरह का बताइए? देखिए, ये जो स्टेट है, यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स और वो सारी चीजें जो हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम की स्टेट है, ये एक सेंसिटिव स्टेट है, तो यहाँ के जो फैसले हैं वो अलग तरह के हैं। हिमाचल की जो कंडीशन है वो अलग है। भेदभाव अपनाया जा रहा है। इसको आप भेदभाव नहीं कहते हैं, तो फिर क्या? इसको आप ये कहते हैं कि टाइम ओरिएंटेड फैसले जो है वो सरकारों को लेने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 370 जब इसकी जरूरत थी तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। जब इसकी जरूरत थी कि इसको हटाना है तो इसको हटाया। तो सरकारें जो है वो गलत फैसले नहीं लेती हैं, विद द टाइम वो सही फैसले लेती हैं। नहीं, आप इस चीज से मुकर रहे हैं ना कि जब एक विधान है, एक संविधान है, एक प्रधान है, तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग विशेष प्रावधान क्यों? अगर डेमोग्राफी की आपने बात करी, हिमाचल की अलग है, नागालैंड की अलग है, मिजोरम की अलग है, तेलंगाना की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है, लेकिन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं? इसको इस संदर्भ में समझिए, जैसे मान लो हमारे जाति प्रथा है हमारी, ठीक है, जैसे SC है, ST है, स्वर्ण जाति है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि सबको जो है वो बराबर कर दो। नहीं सर, जातिवाद की बात हम सरकार की बात हो रही है, आप इसको जातिवाद के मुद्दे में मत उलझाइए। नहीं, देखिए ना, जो भी स्टेट है वो इंसानों से बनती है ना, तो मैं आपको समझाने का मैं प्रयास ये कर रहा हूं। आप सुनिए, आप इंसान और जातिवाद के मुद्दों पे मत जाइए। आप जस्ट एज ए डेमोक्रेसी, जस्ट एज ए वोटर, एंड इट्स द रिलेशन बिटवीन द वोटर एंड द डेमोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच की बात। मैं आपकी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से जब जरूरत है, हमारे जो SC STs हैं उनको कोटा दिया जाता है ना जी। उनको क्यों कोटा दिया जाता है? ताकि जो हमसे कमियां रही हैं, वो पीछे रहे हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको बराबर की सत्ता पे लाया जाए। तो क्या लगता है कि हिमाचल का कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ? देखिए, उसी तरह से हर स्टेट की अपनी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो सरकारें जो है वो फैसला लेती हैं, और उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो गलत फैसले नहीं है, वो सही फैसले हैं। लेकिन जब ये टाइम आएगा, जब ये आगे फ्यूचर में ये टाइम आएगा कि जब इनको जब जरूरत पड़ेगी बराबरी की, तो ये बराबर कर दिए जाए। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे
जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ सवाल है। आपको मालूम होगा कि सैकड़ों वर्ष पुरानी रियासत थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ दी, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। किस हद तक, किस लिहाज तक आप देखते हैं कि ये फैसला उचित था कि एक राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए और मौजूदा समय में दोनों केंद्र शासित प्रदेश फिर से पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं? देखिए, पहले तो एक कंसेप्ट ये भी हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि यूटी जब से बनी है तो ये कुछ लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं कि ये गलत हुआ है। जब आपको नहीं लगता कि स्टेट से यूटी बनने में कुछ गलत हुआ? क्या आपने आज तक अपने इतिहास में किसी स्टेट को यूटी बनते देखा है? टू बी वेरी क्लियर एंड फ्रैंक, सुनिए मेरी बात। आपने देखा किसी स्टेट को यूटी बनते देखा? सुनिए मेरी बात। आप किसी भी स्टेट को, जैसे एक बच्चा होता है, एक बेटा आप बातें सोसाइटी के साथ मत जोड़िए, आप राजनीति की बातें करिए। जैसे एक बच्चा होता है, जो बच्चा होता है उसके फ्यूचर का जो फैसला है उसके माँ बाप करते हैं जी, ठीक है। और जब उनको लगता है कि ये फैसला इस बच्चे के लिए सही है, उसी संदर्भ में जो फैसला लिया जाता है। जब एज अ स्टेट, जब हमारी गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे जो है इस यूटी बना के जो है हम कुछ चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई कर पाएंगे, और मैं बताता हूँ ये क्यों किए, उन्होंने क्यों किया होगा ऐसा, ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है। देखिए, यहाँ पे जो रूल रहा है, यहाँ पे जो सत्ता जो इतनी जड़ों में जा चुकी थी, जो इतनी जड़ों के अंदर जा चुकी थी, हमारी जो ये सत्ता, पिछली सत्ताएं रही हैं, इनको वाइप आउट करने के लिए, इनका प्रभाव निकालने के लिए, एक निष्पक्ष राज्य क्रिएट करने के लिए जो था ये यूटी बनाना, इसको केंद्र शासित करना जरूरी था। क्योंकि अगर इसको केंद्र शासित हम नहीं करते तो ये जो यहाँ के जो लोकल प्रेशर है वो उसको जो है वो सफाई अभियान नहीं चल पाता। आपके कहने का मतलब है कि इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए आप किसी भी स्टेट को तोड़ देंगे? नहीं, ये स्टेट को तोड़ा नहीं है, तोड़ा ही है, 2 यूटी बनी है सर। क्या देखते हैं? देखिए, जेएंडके रीऑर्गेनाइज एक्ट में 2 यूटी बनी है। यूटी बनना क्या गलत है? वो आपसे पूछ रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। क्या जवाब एक राज्य में एक सरकार की इनकम्बेंसी, उसके दावेदारी को खत्म नहीं कर पाए तो अपने स्वार्थ के लिए आप स्टेट तोड़ देंगे? आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूं कि पहली बात तो ये कि यूटी बनना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज क्या आपने आज तक यूटी बनते देखा कोई? सुनिए ना, चंडीगढ़ यूटी है तो वहां पे क्या आपने, आप बताइए, आपने देखा किसी राज्य को यूटी बनते? आप, हमारा चंडीगढ़ यूटी है तो क्या वो किसी स्टेट से कम है? आप कैसे आंकते हैं उसको? अगर हमारा जम्मू कश्मीर भी चंडीगढ़ की तरह डेवलप होता है तो इसमें आप लोगों को क्या परेशानी है? इसमें तो जनता को खुशी की बात है। आज वही कार्य जो है वो चल रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ के लोग राज्य की मांग नहीं कर रहे, लेकिन लद्दाख के लोग राज्य की मांग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम राज्य की मांग कर रही है। आप इन चीजों को क्यों नहीं देखते? आप देखिए, मुझे ये बताइए, आप मुझे कोई भी प्रोटेस्ट दिखाइए जम्मू के लोगों का जहां पे राज्य की मांग की गई हो। हाल ही में लद्दाख में आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मुझे जम्मू में आप एक भी बताइए प्रोटेस्ट जम्मू का सड़कों पे जहां पे लोगों ने ये बोला हो। राजनीतिक पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे राजनीतिक पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया उसकी बात मैं नहीं करता। तो क्या चाहते हैं कि लोग सड़कों पर उतरेंगे फिर मानेंगे? मुझे बताओ कि लोगों ने कोई प्रोटेस्ट किया है? ये तो एक अफवाह क्रिएट की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है। बताइए, क्या आप लोगों के सड़कों पर उतरने को ही विरोध? लोग सड़कों पर क्यों उतरेंगे? लोग अपने घरों में खुश हैं, वो क्यों सड़कों पर उतरेंगे? ये तो जो कुछ नेता हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि ऐसा लोग परेशान नहीं है। यूटी में लोग बहुत खुश हैं। ये तो कुछ चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये यूटी। आपका कहना है कि लोग जम्मू कश्मीर की आवाम और लद्दाख की आवाम खुश है? नहीं, लद्दाख का मुझे पता नहीं है कि वो खुश हैं कि नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम आपको बता रहे हैं वहां पर एक दिन का टोटल कंप्लीट शटडाउन था। उनकी डिमांड थी कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जम्मू कश्मीर में समय समय पर और आए दिन अलग अलग राजनीतिक दल जो प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं। राजनीतिक दल करते हैं, मैंने पहले आपको बोला राजनीतिक दल कौन करेगा? नुमाइंदगी कौन करेगा? आप बताइए, क्या जनता खुद सड़कों पर उतरेगी? जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी। जनता का नेतृत्व कौन करेगा? जो राजनीतिक दल जो है सड़कों पे उतर रहे हैं उनके साथ जनता नहीं है। तो क्या उनके साथ तो क्या स्टेट को यूटी बनाने के लिए जनता सड़कों पर उतरी थी? देखिए, वो भी तो एक राजनीतिक दल का नैरेटिव था। उसके खिलाफ किसी का प्रोटेस्ट हुआ था? हो तो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। कहां पे हुआ था? लोगों के श्रीनगर के कुछ एरिया को छोड़ के यहाँ पे जिहाद श्रीनगर के लोग रियासत की आवाम में हिस्सा नहीं है। श्रीनगर के क्या आप श्रीनगर के लोगों को जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते? श्रीनगर के लोग हमारे भाई हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो सड़कों पर नहीं? मैंने श्रीनगर के कुछ लोगों की बात की, पॉलिटिकल लोगों की बात की कि उनको छोड़ के श्रीनगर के लोग भी सड़कों पे नहीं आए हैं। जम्मू के लोग आए थे सर, जम्मू के नेताओं के साथ लोग ही होते हैं। नहीं, सर मुझे एक भी इंटरव्यू। जम्मू के लोगों के साथ जो जनता, जो उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं वो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स ही। अगर जम्मू की 370 टूटने के बाद यहाँ पे डीडीसी चुनाव हुए, जम्मू में किसको जो है वो पक्ष मिला? बीजेपी को पक्ष मिला। क्यों मिला?
क्योंकि आप भूल रहे हैं, क्यों मिला? क्योंकि लोग उस फैसले के खिलाफ नहीं थे। आप भूल रहे हैं कि जो डीडीसी के चुनाव हुए उसमें पूर्ण बहुमत और मेजॉरिटी पीएचईडी के पास। देखिए मेरी बात सुनिए, आप आंकड़े जुठला नहीं सकते। आपको पता था कि पीएचईडी इकट्ठा चुनाव लड़ा और जो सबसे लार्जेस्ट कोलिशन कोई बन के निकला था, उभरा था बड़ी पार्टी, वो पीएचईडी ही थी। लेकिन अगर जम्मू की बात करें, सिर्फ एक सिंगल पार्टी की बात करें, वो भाजपा है। लोगों ने जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर एज ए कलेक्टिव देखें, वो फैसला पीएचईडी के हक में। आप मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभर के कौन सी आई? वही तो आपको बता रहे थे कि जो कलेक्टिव डिसीजन आया, कलेक्टिव की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सिंगल, वो तो आप अपने तरीके से देख रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये चुनाव 370 टूटने के बाद आए, यूटी बनने तो के बाद पीएचईडी नकार देंगे आप? पीएचईडी लोगों ने नकार दिया ना उनको। कहां नकार दिया? आपसे ज्यादा सीटें वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो इकट्ठे लड़े। वो एक जो सेल्फिश मोटिव से जो सरकारें उन्होंने बनाई हैं, जो उन्होंने ये एजेंडा बनाया है, ये जनता आप नैरेटिव को आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आप अपने नैरेटिव को अपने तरीके से देखो। नहीं, मैं अपने तरीके, मैं तो आपको वो पूछ रहा हूं, व्हाई नॉट पीएचईडी जिनके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं? पीएचईडी आप 10 दल बना के ग्रुप बना लोगे तो अलायंस इज अलायंस सर। अलायंस से क्या बात? अलायंस का कोई मतलब नहीं है। अलायंस का कोई मतलब नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि आप दो मिलके जो आंकड़ा 10 का प्रस्तुत करोगे और यहाँ पे बीजेपी 15 के आंकड़े पे बैठी हुई है, तो आप ये सोच सकते हो कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में किसने किसको एक्सेप्ट किया है? वो बीजेपी को एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि जनता जो है यूटी का भी समर्थन करती है और इसका 370 के टूटने का भी समर्थन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे राजेंद्र जायसवाल जी को। एक तीखी बहस जहां पर छिड़ी हुई थी, सवाल इनसे तीखे किए जा रहे थे कि आखिर क्यों एक ही पार्टी के गुणगान किए जा रहे हैं, क्यों मौजूदा हालातों पर एक हेल्दी डिस्कशन क्यों नहीं हो पा रही, क्यों मौजूदा हालात जो बने हैं, जिस हालातों में बच्चों से लेकर सरकारी कर्मचारी, युवा, महिला शक्ति, स्वास्थ्य कर्मी, हर कोई जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। यहां तक कि पीएचई एम्प्लॉइज, 4th क्लास एम्प्लॉइज, हर कोई सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ नेता अपनी ही पार्टी का गुणगान करते हैं। एक सवाल इनसे पूछा गया कि क्यों जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया? क्या अब सरकारें अपनी मर्जी से फैसले लेगी कि वो किस राज्य को किस तरह से ट्रीट करेंगी? क्या यह बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी राज्य में एक सरकार के दबदबे को चुनाव के माध्यम से नहीं हरा सकते तो उस राज्य को तोड़ दिया जाए, उस राज्य के 2 हिस्से कर दिए जाएं, उस राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए? वो रियासत जो सैकड़ों वर्ष पुरानी रियासत थी, उस रियासत को अपने चुनावी हथकंडे को पूरा करने के लिए, अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए तोड़ दिया जाए? इस पर जनता भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। बहुत जल्द कुछ खास शख्सियतों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप बने रहें रियासत नामा के साथ।